हाँ जी, चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो यहाँ सबसे पहले वैल्यूज उतार ली, टू प्लांट एंड मशीनरी जो क्वेश्चन में गिवन थी 1,08,000, और टू फर्नीचर कितने का था? 24,000 रुपये का, और 60,000 रुपये का हमारा था स्टॉक। और थे हमारे डेटर्स 48,000 रुपये के, और थे हमारे पास में क्रेडिटर्स 48,000 रुपये के, ठीक है ना। और अब हमारे पास में क्या था? बाय बैंक अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट को भी लेते हैं। बाय बैंक अकाउंट, ये एसेट बिके हैं कितने कितने के? प्लांट एंड मशीनरी बिका है 1,02,000 रुपये का, फिक्सचर 18,000 रुपये के, स्टॉक 84,000 का, डेटर्स 44,400, ठीक है जी। और क्या था? अनरिकॉर्डेड एसेट तो लेकर के गया था ना क्यू, हाँ, तो वो क्यू अकाउंट से होगा ना, बैंक से थोड़ी होगा। हाँ, फिर यहीं आता अगर बैंक से होता तो क्यू लेके जाएगा ना। तो ये कितना आ गया? नहीं, अगर बैंक से सेल होता तो होता कितना? 2,48,400, ठीक है जी। तो अब हमारे को क्या करना है? क्रेडिटर को भी पे ऑफ करना है टू बैंक अकाउंट। हमने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया 45,600, और एक्सपेंसेस हुए 1,500 रुपये के, और जीएसटी लाइबिलिटी भी थी एक, उसको भी पे ऑफ किया था 4,200 रुपये में। तो कितना आ गया ये? 51,300। और हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको कि क्यू ले गया, तो बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट कितने में? 4,800 में। $4,800 था ना, 4,800 ही था ना। हाँ, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है, ओके। आपकी बात बड़ी कर देता हूँ मैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट को ना डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। तो मैंने क्या किया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, आप क्रेडिट किसको करूँ? बोलिए, वन साइडेड एंट्री तो करूँगा नहीं, तो रियलाइजेशन को ही तो करूँगा। बैलेंस शीट में वो एसेट रिकॉर्ड था नहीं, तो एसेट के नाम से रिकॉर्ड कर सकता नहीं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि नील वैल्यू का, इसका मतलब पता क्या होता है कि नील वैल्यू का एसेट कितने पे रियलाइज हो गया? इतने पे। तो अगर आप इसको देखें ना इस तरीके से, तो ये देखो, हम ना ये मानेंगे कि इसके अंदर एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, टू डेटर के नीचे टू अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है, वो कितने का था? नील वैल्यू का था, और उसको कितने में ले लिया गया? 4,800। लेकिन नील वैल्यू को हम ना लिखते नहीं है। 6,000 रुपये इररिलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि अनरिकॉर्डेड था ना वो। एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज़ जिसको कि वो कह रहा है 6,000 रुपये की थी, चाहे 6,000 रुपये की थी, आज कितने में मिली है? 4,800 में एडजस्ट हुई है ना, तो हम तो उसकी एक्चुअल वैल्यू ही बोलते हैं ना, 4,800। तो 4,800 से क्यू को हमने वो दे दिया
और क्रेडिट कर दिया किसको, रियलाइजेशन अकाउंट को, क्योंकि एसेट अकाउंट को तो क्रेडिट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एसेट अकाउंट तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं था, उतने से तो हमने अकाउंट ही नहीं खोला हुआ था। तो ये मानेंगे कि अगर आपको रिकॉर्ड करना है अनरिकॉर्डेड एसेट तो उसकी रियलाइजेशन वैल्यू के ऊपर ही बैंक को डेबिट किया जाएगा, और अगर रियलाइजेशन को डेबिट करना तो वो नील वैल्यू पे होगा। यानी कि अगर आप अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं वो नील वैल्यू, लेकिन जो रियलाइज होने वाली वैल्यू है उससे बैंक डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, चलो अब आगे चलें। और तो कुछ नहीं था, अब जरा इसको बांट दो जल्दी से। क्या हुआ, प्रॉफिट हुए कि लॉस हुए? प्रॉफिट होगा इनको। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो उसको तो फुल वैल्यू पे पे करना पड़ता है हमें। ट्रांसफर टू ए बी सी था या पी क्यू आर था? पी क्यू आर। हाँ, कितने का है ये बताना जरा। $99 था। कितना कितना अमाउंट आया? 3960 2:1 था ना, 1980। और ये इसी तरीके से ये हमारा जो है अकाउंट क्लोज हो जाता है। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दें। PQR 3 थे ना, ठीक है जी। ये P का, Q का और R का पर्टिकुलर्स, P Q और R। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स P Q R। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, इनकी पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस थे बाय बैलेंस BD। बताइए सर। 1, 20, 48 और 24। 1,20,000, 48,000 और 24,000। अच्छा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर हुआ था इनको। जनरल रिजर्व था हमारे पास में 24, 24 और 12 बढ़ जाएगा, 24,000, 24,000 और 12,000। ठीक है सर, 60,000 था ना, 2:2:1 की रेशो। और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3960, 3960 और 1980। और यहाँ पे Q को मिला था ना 4800 का एक एसेट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, Q की कैपिटल कम हो गई 4800 से, एंट्री क्या बन जाएगी, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, बस और तो कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट से इसकी फाइनल एंट्री कर देंगे, तो टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 147,960। और बताओ, और बताओ।
71160 चेक करना। 37,980 और ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। ठीक है जी, ओके डन। अब एक कैश अकाउंट बना देंगे पकड़ के। कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। हाँ जी, बैलेंस बीडी कितना था कैश का, चेक कर लें। बैलेंस बीडी था 60,000 रुपीज़। ओके अच्छा, रियलाइजेशन से हमने कुछ रिसीव किया था ना एसेट बेच करके, 2,48,400। जी मैडम बताइए क्या कह रही हैं आप? हाँ हाँ, कैश बोल लो, बैंक बोल लो, कुछ भी बोल लो। ऊपर बैंक लिख देता हूँ, कैश का बैलेंस है तो कैश लिख लो, एक ही बात है। हमने पेमेंट की थी बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की? 51,300 की। और लास्ट में पी क्यू और आर, पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर्स कैपिटल अकाउंट, जो इनकी बैलेंसिंग फिगर थी अभी। 1,47,960, 7,160 और 3,7,980। और इसी के साथ हमारा ये कैश अकाउंट कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ओके चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा जी 16 नंबर का क्वेश्चन, 2018 में पूछा गया आप लोगों से और फिर 2020 में आरटीपी का भी पार्ट बना और स्टडी मटेरियल का पार्ट भी बना। सिमिलर क्वेश्चन, कुछ अच्छा होगा इसके अंदर। आओ देखते हैं क्या लिखा है। बोलता है पी क्यू आर जो है ना वो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म और उस टाइम पे पी और क्यू की कैपिटल ये थी और आर की कैपिटल जो है हमारे को 20,000 रुपये एसेट साइड पे दिखाई दे रही है। विड्रॉ किया उसने, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। आर का लोन लोन अकाउंट में चला जाएगा। लोन फ्रॉम डी ये आउटसाइडर लोन है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। क्रेडिटर्स
बिल्स पेपर और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ये तीनों रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। क्या हुआ सर? क्या दिया हुआ है? अभी कर लेते हैं उसके बारे में। उसने विड्रॉल ज़्यादा किए हुए हैं हमारे पास, आर ने विड्रॉल ज़्यादा किए हुए, आर ने ज़्यादा विड्रॉल किए हुए हैं इसलिए वहाँ लिखा हुआ। हाँ जी, ये देखो आर का कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपये, डेबिट बैलेंस है वो उसका। ठीक है, अब हो गई तसल्ली। तो जब मैंने कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अच्छा, अब चलें आगे। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। बुक डेट्स यानी कि डेटर्स, डेटर्स जो हैं इस वैल्यू के ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। और ये 4,000 रुपये ये लाइबिलिटी साइड है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। ठीक है जी, क्रेडिट साइड पे चली जाएगी। बैंक अकाउंट में जाएगा और स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ये कोई ऑपरेटिंग एसेट नहीं है, डंप एसेट है। सलमान खान से बहुत सारी हमने एडवर्टीजमेंट करा ली थी, उसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे थे। अब नहीं हो सकता ऐसा, अब हमारे को क्या करना पड़ेगा? इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी। अच्छा जी, अब लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹12,000 आउट ऑफ विच 2,000 बोर्न बाय पी। अच्छा, एक बात बताओ ज़रा मेरे को, दो अप्रोचेज हैं हमारे पास। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कुछ पी ने भी किए, मैं तो ये नहीं कहता कि 10,000 का क्या हुआ, वो तो हमें पता ही है। ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये जो पी है, पी ने जो पे कर दिए हैं, तो क्या फॉर्म पी को ये एक्सपेंस वापस करने चाहिए या फिर ये बोलना चाहिए कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तूने पे कर दिए तो कर दिए, तू भी तो, तेरी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, वापस करने चाहिए। कोई भी लाइबिलिटी या एक्सपेंस अगर टेकन ओवर बाय पार्टनर होता है तो इससे फर्म की ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स पार्टनर बढ़ जाती है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। कोई भी एक्सपेंस या लाइबिलिटी अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर ली तो फर्म की ऑब्लिगेशन उसके टूवर्ड्स बढ़ जाएगी, पार्टनर के टूवर्ड्स, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म एक कैसे होती है? पार्टनरशिप फॉर्म एक होती है और पार्टनर उसके लिए लाइबिलिटी होता है। तभी तो हम एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखते हैं। आप जो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर को एक बता रहे हो वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। नहीं, बात वही नहीं है, यहाँ पे हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, सिर फोड़ दूंगा। कंपनी नहीं पे कर पाती, बैड डेट्स हो जाता है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म खुद को ही बोलेगी कि मैंने पैसे देने थे लेकिन मैं चोर हूं। बैड डेट्स पता है किसे कहते हैं? बैड डेट्स पता है किसे कहते हैं? जब कोई दूसरा बंदा हमारे पैसे मार के चला जाता है। बैड डेट्स उसे नहीं कहते जो हमने किसी और को दिए होते हैं। क्यों नहीं बैठ जाती हैं आप कक्षा 11वीं में? जो हम किसी को पे ऑफ नहीं कर पाते ना, उसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं। खैर भाई साहब, आपकी बातें खत्म हो गई हो तो पढ़ लें आज थोड़ा सा। क्या पढ़ा रहे हैं आप उसको? ये 2 क्लासेस क्यों चल रही हैं? क्या पढ़ा रहे हैं आप उसको? मुझे भी बता दो, थोड़ा मेरी भी ज्ञान वृद्धि हो जाए। क्यों पूछ रहा था? आपसे ही क्यों पूछ रहा था? मेरे से क्यों नहीं पूछ रहा? पिटाई लगा दूंगा ना। कभी तुम सोच रहे हो मैं इंटर के बच्चे हैं तो कुछ कहेंगे नहीं सर। मेरी बात सुनो बेटा, एक बार फिर बोल रहा हूं, और यही चीजें गलत करते हैं हम। ऊपर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं है, फिर भी 16 नंबर की क्यों तवज्जो दी गई है इसको?
मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर कोई एक्सपेंस या कोई ऑब्लिगेशन पार्टनर पे ऑफ कर देता है फर्म के बिहाफ पे, जो कि करना चाहिए था, तो पार्टनर के टूवर्ड्स फर्म की ऑब्लिगेशन बढ़ जाती है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर फर्म का कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो फर्म की ऑब्लिगेशन उसको पे ऑफ करने की कम हो जाती है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। आम इंसान ना उल्टा सोचता है, आम इंसान उल्टा सोचता है कि एसेट टेक ओवर कर लिया ना तो इसकी कैपिटल बढ़ गई होगी, है ना, आम इंसान, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट। लेकिन वो तो हमें पता है ना, एसेट टेक ओवर किया तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए हमारी ऑब्लिगेशन कम हो गई है, कैपिटल उतने तक काइंड में सेटिस्फाई हो चुकी है। अच्छा चलो जी, ये तो एक बात हुई। तो बाबूजी एक बात तो हमें पता लग गई कि यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनने वाली है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ये जर्नल एंट्री बनेगी हमारे फर्स्ट की। जर्नल एंट्री दिमाग में बनाते जाओ और लेजर पोस्टिंग करते जाओ, कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे को। आ जाओ, आगे लिखा हुआ है ए क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 8000 एट 7200। ओके, जरा एक बारी सुने। हमारे पास है ना दो लोग हैं। कौन दो लोग हैं? एक क्रेडिटर भैया 20 के हैं, तो 20 वाली बात नहीं की हमने तो बात की है 8 की। 20 में से 8 की बात हो रही है, तो मैंने इनको अलग अलग लिख देता हूँ। क्रेडिटर्स कितने के? 8000 रुपए के। और फर्नीचर कितने का? फर्नीचर कितने का? छोड़ो उस चीज को। कहता है पहले तो वो कहता है क्रेडिटर ने एग्री हुआ टू टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 8000 एट 7200। पहले तो मेरे को ये बताओ कि लाइबिलिटी कितने की कम हुई, 8000 की या 7200 की? पक्का लाइबिलिटी 8000 की कम होगी? अच्छा, यहाँ फुल सेटलमेंट लिखा हुआ? उसने बोला ना बुक वैल्यू 8000 की क्रेडिटर की बुक हाँ, एग्रीड टू टेक ओवर को क्या हम फुल सेटलमेंट मान सकते? फंस गया ना पॉइंट। उसने बोला ठीक है दे दो तुम मेरे को, ये मैं नहीं मांग रहा हूँ। हाँ, उसने बोला ठीक है मैं दे लेता हूँ ये फर्नीचर। हाँ 8000 का फर्नीचर 7200 रुपये में दे रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। तो वो कितने से सेटल हुई है? 7200 से एसेट कम हुए हैं या लाइबिलिटी कम हुई है? चलो एक काम करते हैं, मैं ना नेट क्रेडिटर ही लिखता हूँ यहाँ पे और नेट फर्नीचर लिखता हूँ। क्रेडिटर्स और फर्नीचर। हाँ एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड। अब तो दे दिया जवाब तुमने। 20,000 और फर्नीचर कितने का था? फर्नीचर ही दिया था ना, 17,000। हाँ ये 17,000। अब बताओ क्रेडिटर्स में से कितना कम करूं, 7200 या 8000? 7200 क्यों कम करूं? क्योंकि जो 8000 वैल्यू है वो फर्नीचर की है, क्रेडिटर की नहीं। एक क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 8000 है 7200 रुपए में, तो क्रेडिटर कितने से कम हो जाएगा? 7200 से। पक्का? चलो, और फर्नीचर कितने से कम हो जाएगा? 8000। अब बात समझ में आई? अब तो जवाब तुमने सही दे दिया, पहले तो कुछ और कह रहे थे। अच्छा, पहले ये वैल्यू ना लिखने की वजह से ना तुम्हारे को दिक्कत आ रही थी। तो मैं ये करना चाह रहा था कि 8 में से 8 नील करवाऊँ या 7200 नील करवाऊँ, ये कहना चाह रहा था। तो 20,000 में से 7200 माइनस होंगे, यानी कि क्रेडिटर कितने के कम हुए? 7200 के। और फर्नीचर कितने के कम हो गए हैं? 8000 के। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। द रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 6.25। अच्छा, रेस्ट हैं कितने के? 12,800 के। 12,800 वालों को हमें पे करना पड़ा कितना? माइनस कर दो 6.5%।
6.25%। बिल्कुल लिखने के लिए जगह नहीं बची। 800 माइनस कर दो 6.25%। हाँ कितना हो गया ये? 12,000 पे करने पड़े। तो बैंक से इसकी एंट्री बन जाएगी। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। अच्छा अच्छा, क्रेडिटर और फर्नीचर की वो 7200 रुपये की एंट्री बननी है क्या? नहीं सर। बोलो बननी है कि नहीं बननी? क्रेडिटर्स जो है वो क्या लेकर के जा रहा है? फर्नीचर लेके जा रहा है। एसेट से लाइबिलिटी सेट ऑफ हो रही है, रियलाइजेशन का तो मतलब ही नहीं है। अच्छा, अब फर्नीचर है हमारे पास में। पार्टनर कहाँ से आ गया यार यहाँ पे? अलग ही दुनिया चला रखी है। फर्नीचर कितने का है? 17,000 माइनस 8,000, चलो जी 9,000 रुपए का है। अब फर्नीचर के बारे में और कुछ लिखा है? हाँ, सबसे पहले ही लिखा हुआ है फर्नीचर 90% वैल्यू पे रियलाइज हुआ है। तो ये कितने का है? 9,000 रुपए। 9,000 रुपए का 90% बोल सकता हूँ 8100 पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है सर, रियलाइजेशन टू आ रहा है। अच्छा, आर टेकन ओवर बाय आर है। हाँ अब तो पार्टनर है। हाँ, अब पार्टनर लेकर के गया। हाँ जी, रियलाइजेशन अकाउंट बोलो बोलो क्या क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट या आर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट? रट्टे मार लो बेटा। एसेट टेक ओवर होने पे कैपिटल बढ़ती है या घटती है? घटती है। कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अब बाकी के बारे में क्या लिखा हुआ है? स्टॉक रियलाइज हुआ 120% पे। ठीक है जी, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 120% कर लेंगे। स्टॉक कितने पे लिखा हुआ होगा हमने? स्टॉक लिखा था 24,000 का 120% कितना होता है? 28,800। अच्छा, बुक डेट्स 8,000 रुपए। बुक डेट्स 8,000 ऑफ डेट्स प्रूव्ड बैड एंड रिमेनिंग। तो हमारे जो डेटर्स थे, देख रहे हो, हमारे जो डेटर्स थे 40,000 रुपए के, उसमें से 8,000 तो बैड डेट्स हो गए। तो एंट्री क्या बन जाएगी बोलो? हाँ, बैड डेट्स वाले की कह रहा हूँ। हाँ, रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। हाँ, लॉस की कहाँ होती है? वो तो रीवैल्यूएशन होता है। तो वो जो थे हमारे पास में, रिमेनिंग वाले कितने आ जाएंगे? 40 में से 8 गया 32। ठीक है ना, 32। तो 32,000 रुपए की हमारे पास में क्या हो जाएंगे? बैंक डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, आगे चलते। लैंड रियलाइज 1,10,000 रुपए पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय पी एट 15% डिस्काउंट, पीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने पे? 85%। 85%। अच्छा, ऑफ हाफ ऑफ हिज लोन डी एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एंड 5,000 कैश। अपने लोन के अगेंस्ट डी का लोन जो था ना, डी आउटसाइडर था। ठीक है ना, ओके। तो क्या ले लेगा? क्या एंट्री बन जाएगी? डीज लोन अकाउंट डेबिट, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और प्लांट एंड मशीनरी होती है या रियलाइजेशन होता है? ठीक है जी, तो रियलाइजेशन टू कैश 5,000। और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमने पे ऑफ कर दिया कितने में? डिस्काउंट 10,000 रुपए में। तो 1 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसी कंप्यूटेशन बना लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है पॉइंट।
इसलिए हम यहाँ लिखते हैं डीज लोन। अभी तो हमने मुंह ज़बानी किया था क्वेश्चन। डी का लोन कितने का था सर? 80,000 रुपए का। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 80,000 का ही है। 80,000 रुपए के लोन का हाफ हाफ कर देते हैं पहले तो। 40-40 अब प्लांट एंड मशीनरी मिली है 40 के अगेंस्ट, और फिर कैश दे दिया कितने का? 5,000 रुपए का। और रिमेनिंग हाफ जो था लोन उसको 10% डिस्काउंट दे दिया। 10% डिस्काउंट तो 36,000 रुपए इसको पे किए होंगे। मेरे ख्याल में 10% ही तो था। ये रहा ना, पेड ऑफ 10% नीचे दिया हुआ। ठीक है जी, ओके बोलो। अच्छा आगे चलें। Bills payable were due on average basis of 1 month after 31 March 2018, but they were paid immediately on 31 March at the rate 6% discount per annum। सीधी सी बात है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है हमने, उसके अंदर रिबेट पढ़ा है हमने, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर डिस्काउंट। तो बस बिल पेबल कितने का था, आओ चेक करें। 8,000 रुपये का बिल्स पेबल था। ठीक है सर, हमें पे कितना करना पड़ा? 8,000 माइनस 8,000 का 6% कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए 1/12। कह रहा ना अगले महीने पे करते थे लेकिन इसी महीने पे कर दिया। कितना हो गया ये? 40 रुपये माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 8,000 माइनस 40 कितना होता है? बोलो ना, 7,960 रुपये हमें पे ऑफ करने पड़ जाएंगे। एंट्री क्या बन जाएगी बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोबारा बोलूँ बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज फाउंडेशन चैप्टर याद करो। उसके अंदर क्या होता था कि हम लोग है ना रिटायरमेंट ऑफ बिल मतलब ड्यू डेट से पहले पहले पेमेंट कर देते थे तो हमें कुछ रिबेट मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिल्स पेबल जो कि ड्यू थे एवरेज बेसिस पे 1 महीने का लैग था। मतलब अप्रैल मार्च वाला अप्रैल में पे किया जाता है, लेकिन हमने है ना मार्च में ही पे कर दिया तो 1 महीने का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे को। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 6% है। तो 8,000 का 6% 1 महीने के लिए कितना आता है? 40 रुपये। 40 रुपये का डिस्काउंट मिल गया बिल्स पेबल पे करने पे। तो एंट्री क्या हो गई जी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7960 से। तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। बोलो जी, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आओ फिर करते हैं। हाँ हाँ अच्छा, ये लो साफ सुथरा सा तुम्हारे को सामने दिखाता हूँ मैं। इसको हटा देता हूँ सब चीज़ों को, और अब करो। तुम्हारे सामने स्क्रीन पे 2:2:1 इनकी रेशो है। तीनों अकाउंट ओपन कर लो।